नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम वीविंग प्रोसेस अर्थात वस्त्र बुनाई की प्रक्रिया को समझेंगे। वीविंग वस्त्र निर्माण की सबसे प्राचीनतम कला है। अधिकांशतः वस्त्रों का निर्माण इसी विधि से किया जाता है। इसमें दो प्रकार के धागों द्वारा, जिसे क्रम से ताना मीन्स वॉर्प व दूसरे को बाना मीन्स वेफ्ट अथवा फिलिंग यार्न कहते हैं, उसके द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। करघे में लंबाई में लगे धागे को ताना या वॉर्प कहा जाता है। इसका प्रत्येक धागा तार या एंड कहलाता है। शटल द्वारा चौड़ाई में डाले जाने वाले धागे को बाना या वेफ्ट कहा जाता है। इसका प्रत्येक धागा खेवा या पिक कहलाता है। इन्हीं दोनों धागे के पारस्परिक गुथाव द्वारा एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई में वस्त्र का निर्माण होता है। धागों के पारस्परिक गुथाव की क्रिया बुनाई अर्थात वीविंग कहलाती है तथा जिस मशीन द्वारा बुनाई की क्रिया संपन्न की जाती है उसे करघा या लूम कहते हैं। बुनाई के लिए सर्वप्रथम ताने के धागों को दोनों तरफ की बेलनों पर समानांतर कसकर तान दिया जाता है। ताने के धागों की लंबाई में जोड़ नहीं लगता। जितनी लंबाई का वस्त्र बनाना होता है उतनी ही लंबाई का धागा लिया जाता है। बाने के धागे को बॉबिन में भरकर शटल में डाल दिया जाता है। इस शटल को डिज़ाइन के अनुसार ताने के धागों के बीच में से चौड़ाई में से निकाला जाता है, जिससे ताने व बाने के तारों में अंतर गुथाव द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। बुनाई हेतु प्रयुक्त यंत्र अथवा मशीन करघा या लूम कहलाता है। प्राचीन काल में ताने के धागों को जमीन में खूंटे गाड़कर तान दिया जाता था तथा बाने के धागों को हाथ द्वारा ताने के धागों में से एक के ऊपर व एक के नीचे करके निकाला जाता था। इस प्रकार ताने की पूरी लंबाई में हाथ द्वारा बाने के धागों से बुनाई की क्रिया की जाती है। हाथ से पूरी बुनाई की क्रिया संपन्न किए जाने के कारण इसमें समय, श्रम व शक्ति अधिक लगता था। समय के विकास के साथ साथ हस्तकरघे का निर्माण हुआ। इस हस्तकरघे से बुनाई का कार्य तुलनात्मक रूप से आसान हुआ। इससे निर्मित वस्त्र अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। भारत की प्रसिद्ध ढाका की मलमल, कश्मीर का पश्मीना इत्यादि वस्त्र हस्तकरघे पर ही बनाया जाता था। आज भी पारंपरिक कलात्मक वस्त्रों का निर्माण इन्हीं हस्तकरघों पर किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के साथ ही हस्तकरघे को और अधिक विकसित किया गया तथा वस्त्र उद्योग में विभिन्न प्रकार के करघों का प्रयोग किया जाने लगा। इन करघों द्वारा बुनाई कार्य शीघ्रता से होने लगा। वस्त्रोद्योग में आजकल जिन करघों का सामान्यतः प्रयोग किया जा रहा है उन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है हैंडलूम अर्थात हाथ करघा तथा दूसरा है पावर लूम अर्थात शक्ति चालित करघा। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंडलूम की। इस प्रकार के करघों का प्रयोग मुख्य रूप से कुटीर उद्योगों में किया जाता है। ये करघे हाथ द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के करघे आते हैं, जैसे देशी करघा, खड्डी करघा, ढांचे का करघा तथा अर्ध स्वचालित करघा व हैट्सले। नेक्स्ट है पावर लूम अर्थात शक्ति चालित करघे। साधारण प्रकार के पावर लूम का प्रयोग उन स्थानों पर कुटीर उद्योग हेतु भी किया जाता है जहां माड़ी लगे लंबे ताने तथा पावर इत्यादि की सुविधाएं सुलभ हो जाती है। इन करघों में ताना टूटने तथा बाना समाप्त हो जाने पर रोक कर ताने के टूटे धागों को जोड़ना व नई बॉबिन लगाना पड़ता है। इसमें एक वीवर या बुनकर साधारणतः 2 से 4 करघे को चला सकता है, जिससे हस्तकरघे की अपेक्षा उत्पादन क्षमता अधिक होती है। आजकल उन्नत करघों में ताना टूटने व बाना समाप्त हो जाने पर स्वयं ही यह कार्य बिना करघे को बंद किए ही होता है। उत्पादन क्षमता की दृष्टि से यह सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार के करघों को
एक बुनकर 20 से 80 तक देख सकता है। इस करघे को पूर्ण रूप से स्वचालित करघा या ऑटोमेटिक लूम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लूम अर्थात करघे के मुख्य भाग। सामान्यतः करघे के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं: हील्ड शाफ्ट, स्ले, शटल, शटल बॉक्स, पिकर, रीड या कंघी, वॉर्प बीम, बैक बीम, क्लॉथ बीम या कपड़े का बेलन। हील्ड शाफ्ट, करघे का यह भाग शेडिंग निर्माण से संबंधित होता है। हील्ड शाफ्ट लकड़ी या धातु से बना होता है। इसमें अधिक संख्या में हील्ड के तार लगे होते हैं। इस हील्ड में छोटा सा छिद्र बना होता है। इन्हीं छिद्रों में से ताने के तार वॉर्प बीम से क्लॉथ बीम तक आता है। सामान्यतः एक छिद्र से एक ही धागा निकलता है। इसे हील्ड फ्रेम या हील्ड स्टेवस भी कहा जाता है। हील्ड शाफ्ट की संख्या बुनाई में ताने की रिपीट के ऊपर आधारित होती है। इसे बुनाई की ड्राफ्टिंग प्लान के आधार पर निश्चित किया जाता है। हील्ड शाफ्ट के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: यह शेड बनाने में सहायक होता है, टूटे हुए ताने के धागों को अंकित करता है, यह ताने के धागों के क्रम को सुनिश्चित करता है, यह बुनाई के दौरान पिक डालने के लिए हील्ड के उठने व गिरने के क्रम को सुनिश्चित करता है। दूसरे शब्दों में यह कपड़े में डिज़ाइन बनाने में सहायक होता है। इसके द्वारा कपड़े की सघनता निश्चित की जाती है, अर्थात 1 इंच में हील्ड की संख्या ही प्रति इंच ताने की संख्या को निश्चित करती है। स्ले, यह करघे का सबसे मुख्य व उपयोगी भाग होता है। यह सामान्यतः लकड़ी का बना होता है। इसका मुख्य भाग रेस बोर्ड, रीड कैप, पिकर, रीड केस तथा रीड कैप, स्लेब सोर्ड इत्यादि होता है। स्ले का महत्वपूर्ण भाग रेस बोर्ड होता है। इस पर शेड के बनने पर नीचे की पंक्ति के ताने के तार आकर रुकते हैं। इसी के द्वारा पिक डालने के पश्चात कपड़े के अंतिम छोर से मिलाया जाता है। शटल, यह मूलतया बाने के धागे के लिए प्रयुक्त होती है। बुनाई के दौरान ताने के धागों के बीच में से गुजारा जाता है। यह लगातार स्ले रेस पर दाएं से बाएं व बाएं से दाएं आती जाती रहती है, जिससे वस्त्र का निर्माण होता है। शटल ताने के धागों से गुजरने के पश्चात शटल बॉक्स में आकर रुकती है। तत्पश्चात पुनः निर्मित शेड में से दूसरे पिक के लिए गुजारा जाता है। शटल बॉक्स रेस बोर्ड की लंबाई में दोनों ओर ढक्कन रहित लकड़ी के बॉक्स के आकार का बना होता है। इसके भीतर का नाप शटल के आकार के अनुसार होता है। इसकी चौड़ाई शटल की चौड़ाई से अधिक होती है। बॉक्स के नीचे का हिस्सा स्ले रेस से मिलाया जाता है। इसी में से शटल स्ले रेस होता हुआ एक बॉक्स से दूसरे शटल बॉक्स में प्रवेश करता है। पिकर, यह लेदर या सिंथेटिक मटेरियल द्वारा बना होता है। यह शटल बॉक्स के आगे और पीछे की लकड़ी की पट्टियों में बने खांचे में अच्छी तरह फिट हो जाता है। इसी के द्वारा शटल को आगे पीछे झटके के साथ गति करने में सहायता मिलती है। इसका मुख्य कार्य शटल को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में भेजने का होता है। साथ ही यह शटल के तेज गति को मंद करते हुए बॉक्स में स्थिरता भी प्रदान करता है। रीड या कंघी, यह धातु की बनी होती है। इसकी रचना कंघी के समान होती है। यह स्ले में रीड कैप के साथ स्थित होती है। यह करघे का महत्वपूर्ण भाग होता है। रीड में पतले पतले अधिक संख्या में तार लगे होते हैं। तारों के बीच के स्थान को डेंट कहा जाता है। इन्हीं डेंट में से ताने के तार निकाले जाते हैं। प्रति 2 इंच में रीड की संख्या द्वारा रीड का अंक निर्धारित किया जाता है।
रीड द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। इसके द्वारा डाले गए पिक को कपड़े के अंतिम छोर तक ले जाया जाता है। यह ताने के धागे की स्थिति को व्यवस्थित रखने में सहायक होता है। यह कपड़े की गुणवत्ता व बारीकी को निश्चित करता है। इसके द्वारा वस्त्र की सघनता निश्चित की जाती है। वॉर्प बीम। यह लूम के पिछले हिस्से में स्थित होता है। ताने के धागे इसी बीम में लिपटे होते हैं। वस्त्र की चौड़ाई के अनुसार तानों के धागे इस बीम पर लिए जाते हैं। धागों की लंबाई वस्त्र की लंबाई के अनुसार रखी जाती है। वॉर्प बीम पर समस्त धागे को लंबाई में चढ़ा देने के पश्चात उसके अंतिम सिरों को सीधे तानकर हिल्ड व रीढ़ में से लेते हुए करघे के आगे के भाग में स्थित कपड़े के रोलर में लपेट दिए जाते हैं। उन्हीं पर बाने के धागों द्वारा पूरी लंबाई में वस्त्र का निर्माण होता है। बैक बीम, इसे बैक रेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह वॉर्प बीम के ऊपर स्थित होता है। इसे स्थिर या अस्थिर रूप में रखा जाता है। इसका मुख्य कार्य वॉर्प के धागे को नियंत्रित करना व वॉर्प के धागों में उचित तनाव बनाए रखना होता है। कपड़े का बीम या क्लॉथ बीम, इसे कपड़े के रोलर के रूप में भी जाना जाता है। बुना हुआ कपड़ा इसी रोलर पर लिपटता है। यह करघे में आगे की तरफ स्थित होता है। इसकी लंबाई कपड़े की चौड़ाई के अनुरूप रखी जाती है। इसमें ताने के धागे के अंतिम छोर कसे जाते हैं, जिससे ताने के धागे आवश्यकतानुसार कसे जाते हैं। बुने हुए कपड़े पर बीम पर लपेटे जाने के कारण ही इसे क्लॉथ बीम भी कहा जाता है। थैंक्स।